तो एक दफ़ा मैं एक कॉलेज में गया था, समय व्यवस्थापन संबंधित कुछ चर्चा हमने की और संपूर्ण सत्र होने के पश्चात एक लड़का मेरे पास आया और वो कुछ इस प्रकार से बातें करने लगा कि वो बता रहा था कि ठीक है, आप इस वैदिक धरातल पे कुछ बातें कर रहे हैं, लेकिन और वो रामायण के बारे में बता रहा था कि रामायण में हम देखते हैं कि कोई पुष्पक विमान में उड़ रहा है। रामायण में हम लोग देखते हैं कि वो तीर, और लॉकडाउन के बाद की बात है, तो लॉकडाउन में सब लोगों ने रामायण देखा था, कोविड के समय दूरदर्शन पे ही आया था, तो उसने रामायण देख रखा था। तो वो कहे कि वो इस प्रकार से आंखें बंद करके वो तीर छोड़ते हैं, फिर वो विस्तार पाता है, तो समथिंग लाइक फैंटेसी लगता है, कुछ कुछ मनोकल्पित बताया गया है ऐसे लगता है। और वो कहा कि रामायण कितना पुराना है, और आजकल के बातें जब हम करते हैं तो जनरेशन गैप, आपको पता है जनरेशन गैप कितने समय का गैप को जनरेशन गैप कहा जाता था? 20-25 साल का यदि गैप हो जाए तो उसे जनरेशन गैप कहा जाता था। जैसे सास और बहू, इनमें जनरेशन गैप कहते थे। लेकिन आजकल केवल 1-2 साल में भी जनरेशन गैप तैयार हो जाता है टेक्नोलॉजी के कारण। तो जनरेशन गैप इतना कम हो गया है, और रामायण इतना, आप ही बता सकते हैं कितना पुराना है, लगभग लाखों वर्ष पुराना यदि उसे कहे तो जनरेशन गैप नहीं, युगों का गैप हो जाएगा। तो ये आज की 21वीं सदी में उसका हम लोग रिलेवेंस कैसे समझ सकते हैं, ये उसके चेहरे पे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा मुझे। तो मैं यही सोचा कि इस इंसिडेंट से हम लोग शुरू करते हैं कि रामायण इतना पुराना है और आज हम इस सदी में जीवन यापन कर रहे हैं, तो ये हमारे जीवन में क्या सही में रिलेवेंट है? ठीक है, हम लोग मानते हैं कि रामायण पूजनीय है, लेकिन उसमें से करणीय क्या है हमारे लिए आज की इस सदी में? तो ये प्रश्न से हम लोग शुरुआत करना चाहेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री राम। तो सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कृष्णधन प्रभु और इस पूरे कार्यक्रम के जो व्यवस्थापक हैं उनके और उनकी तरफ से, और आप सब के लिए मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप लोग सब उपस्थित हुए इतनी संख्या में आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम के लिए। तो ये जो शब्द है प्रासंगिकता, ये थोड़ा कठिन जाएगा आपको समझने के लिए। अंग्रेजी में इसको कहते हैं रेलेवेंस, या फिर आज के इस दौर में व्यावहारिकता क्या है। तो यदि हम सबसे पहले इस मुद्दे को समझने की कोशिश करें, रेलेवेंस, व्यावहारिकता, प्रासंगिकता का अर्थ क्या होता है। जैसे एक वो जमाना था जब हम हाथ से लेटर्स लिखा करते थे, लेटर बॉक्स में डाला करते थे, पोस्ट ऑफिस हुआ करते थे, ये सारी चीजें हम सब ने, मेरे ख्याल से यहाँ पर उपस्थित जो मेरे उम्र के हैं या उस एरा के हैं, आप लोगों ने ये सब कुछ अनुभव किया होगा। हाथ से लेटर्स लिखना, लेटर बॉक्स में डालना, पोस्टमैन, एक डाकिया आया करता था, वो वर्दी पहनकर, वो टोपी डालकर, है कि नहीं, बहुत वेट करते थे कि जैसे डाकिया देखा कि हाँ वो हमारे बिल्डिंग में आया है, क्या लेटर लेकर आया है, हमारा कोई लेटर लेकर आया है। लेकिन अब आज का ये जो व्हाट्सएप का दौर है, ये जो सोशल मीडिया का दौर है, तो कोई रेलेवेंस नहीं है। कोई हाथ से आजकल लेटर्स लिखता नहीं है। इनफैक्ट सब कुछ हम आजकल टाइप करना शुरू कर दिए हैं। तो नॉर्मली भी यदि आप किसी को कहो कि भाई पेन पेपर पर एक फोन नंबर लिखिए, तो वो भी मुश्किल हो रहा है लोगों के लिए आजकल। क्योंकि आजकल किस चीज का जमाना है? फॉरवर्ड करते रहो, कॉपी पेस्ट और फॉरवर्ड करते रहो। तो क्योंकि अब हाथ से लिखे हुए खत, लेटर बॉक्सेस, पोस्टमैन, पोस्ट ऑफिस, ये सब कुछ इररिलेवेंट होते जा रहा है, इसलिए उसकी कोई चर्चा नहीं करता। एक और उदाहरण यदि मैं दूं, तो पहले हम जब फोटो खींचते थे तो एक कोडैक का कैमरा आता था,
उसमें आप वो रोल डालिए और फिर आवाज आती थी कच कच कर कर, अपने फोटोज खींची तो फिर उसके नंबर्स भी आते थे। मेरे ख्याल से 36 स्नैप्स ले सकते हैं आप एक रोल के अंदर। फिर जाना है आपको स्टूडियो में, जाके उसको डेवलप कराना है कि नहीं। फिर कुछ समय बाद आपको पता चलेगा कि जो फोटो आपने खींची थी एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले, उसमें आप कैसे दिख रहे थे। वो एक अलग सी उत्सुकता होती थी कि वो डेवलप होके जब आएगी। फोटो स्टूडियो पर भी जाते थे तो वो बोल देता था कि अभी हुई नहीं है तैयार आपकी। फिर बाद में वो दौर आया कि 1 घंटे में पासपोर्ट साइज फोटो मिल जाएगा आपको। अभी वो कैमरास कहाँ है, इंग्लिश में जिसको कहते हैं ऑब्सोलीट हो गए। कोई फोटो स्टूडियो नहीं, कोई कैमरा नहीं, कोई रोल नहीं, अब सेल्फी का जमाना है। न तो हमको फोटोग्राफर की जरूरत है, न फोटो स्टूडियो की जरूरत है, न उसको किसी लैब में डेवलप करने की जरूरत है। हम खुद ही फोटोग्राफर हैं, खुद ही हमारे पास कैमरा है और खुद ही हम उसको डेवलप करके तुरंत देख भी सकते हैं, दिखा भी सकते हैं। तो जब मैं ये सारे उदाहरण आपको दे रहा हूं कि कुछ चीजें, और ये तो केवल कुछ चीजें हैं, ऐसी कितनी सारी चीजें यहां पर जो अभी अपनी युवावस्था में बैठे हुए हैं वो लोग अचरज से देख रहे हैं, ये कौन से एग्जाम्पल्स दे रहा है ये आदमी। हमने कभी ये सारी चीजें देखी सुनी नहीं, है कि नहीं। तो कल्पना कीजिए शिला प्रभुपाद वो अपने 70 वर्ष की आयु में अमेरिका जाते हैं और कृष्ण भावनामृत, एकदम जिसको कहेंगे ओरिजिनल ऑर्गेनिक कृष्ण भावनामृत का जो संदेश है वो किसको जाकर दे रहे हैं, अमेरिकी हिप्पीज को जाकर दे रहे हैं, उनको बता रहे हैं। और यदि आप उस समय के श्रील प्रभुपाद के प्रवचन सुनोगे तो प्रभुपाद 1966-65 के प्रवचन में चैतन्य महाप्रभु के विषय में बता रहे हैं और डायरेक्टली भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण और उनकी लीलाओं के विषय में बता रहे। एक प्रवचन तो प्रभुपाद का ऐसा है, प्रभुपाद भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोले जा रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा, भगवान श्री कृष्ण ने ये किया, और फिर श्रील प्रभुपाद देख रहे हैं कि ऑडियंस में सब प्रभुपाद की ओर ऐसे देख रहे हैं कि किसके बारे में बात कर रहे हैं आप। और फिर प्रभुपाद को भान हुआ कि अरे मैं तो अमेरिका में बैठा हूं और ये लोग सब अमेरिकन हैं। और प्रभुपाद ने पूछा, यू डोंट नो कृष्णा, यू डोंट नो वृंदावन, यू डोंट नो यशोदा। और प्रभुपाद हताश हो जाते हैं। लेकिन वही अमेरिकन्स, यूरोपियंस, ये विदेशी, जब इन्होंने जो मर्म है हमारे इस कृष्ण भावनामृत का, कृष्ण कॉन्शियसनेस का जो मर्म है, उसका जब उन्होंने एहसास लिया, उसको जब महसूस किया श्रील प्रभुपाद के व्यवहार से, और श्रील प्रभुपाद ने भी उस दौर के अनुसार कृष्ण कॉन्शियसनेस प्रेजेंट करने की कोशिश की। जैसे वो एक उदाहरण है, श्रील प्रभुपाद गोलोक वृंदावन के विषय में बता रहे हैं कि गोलोक वृंदावन वो एक ऐसा धाम है भगवान का जहां पर भगवान की बांसुरी के धुन पर हर एक जो गोलोक निवासी है वो नृत्य करते दिखते हैं। तो अब हमारे लिए, हम भारतीयों के लिए ये ऐसा कॉन्सेप्ट, गोलोक वृंदावन जहां पर हर एक कदम नृत्य है और भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी वो नित्य संगी है सबके, फार आउट है ये सब कुछ। सोचिए अमेरिकन हिप्पीज के लिए तो एक हिप्पी, और हिप्पी कौन, हर प्रकार का नशा किए हुए बैठा हुआ है, आज की भाषा में नशेड़ी। और कोई केवल गुटखा तंबाकू का नशा नहीं, हार्डकोर एडिक्शंस जिनको हैं, ये कोकेन, LSD, मैरिजुआना,
ऐसे ड्रग्स लिए हुए जो बैठे। तो प्रभुपाद को जब इसने एक हिप्पी ने पूछा कि आप इतना स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में बोलते हो, ये है क्या, व्हाट इज इट लाइक? तो प्रभुपाद ने देखा कि नशे में धुत ये हिप्पी मुझे गोलोक वृंदावन के विषय में पूछ रहा है, तो उसके लिए रेलेवेंट हो। हमारा मुद्दा क्या है? प्रासंगिकता। तो उसके लिए रेलेवेंट हो, तो प्रभुपाद ने कहा स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज लाइक एन ओशन ऑफ एलएसडी, क्योंकि वो एलएसडी लेके बैठा हुआ था कि एलएसडी का समंदर, यहां पर तो थोड़ी बहुत एलएसडी मुझे मिल जाए तो मैं भाव विभोर अवस्था में पहुंच जाता हूं। एक एलएसडी का समंदर। तो वो सुनते ही उसके कान खड़े हो गए और फिर मन ही मन वो मुस्कुराने लगा, और एक प्रकार से उसके चेहरे पर ये एक्सप्रेशन था कि हाँ, यदि ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड तो मैं जरूर जाना चाहूंगा। अब इसका अर्थ ये नहीं है, कोई भी शास्त्र में, कोई भी श्लोक में कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड एलएसडी का कोई ओशन है वहां पर, इत्यादि इत्यादि, ऐसा कहीं पर भी कुछ लिखा हुआ। लेकिन उसे समझ में आए इसलिए, जैसे एक भाषा होती है, तो भाषा एक जरिया है, किसी भी मैसेज को कन्वे करने का एक जरिया है। अब हम देखते हैं कि यहां महाराष्ट्र में पूरे हमारे देश भर के लोग, हाँ, इसलिए नासिक, बॉम्बे, ये सारे इनको कॉस्मोपॉलिटन सिटीज कहते हैं, तो वो लोग यहां पर बस गए और आप देखोगे कि कई मारवाड़ी हैं, पंजाबी हैं, मराठी बोल रहे हैं, फ्लुएंट मराठी बोल रहे हैं। बिजनेसमैन हैं तो उन्होंने आकर ये भाषा सीख ली। ये तो छोड़ दीजिए, साउथ में आप जाइए, पगधारी सिख वहां पर तमिल बोल रहे हैं, क्योंकि वहां पर वो भाषा रेलेवेंट है, वो सीखने के लिए उनके लिए आवश्यक है। तो जैसे आपने प्रश्न पूछा, और आपको ये प्रश्न जो पूछा गया था कि आजकल का जो युवा जनरेशन है खास तौर पर, जो कि हर चीज लॉजिकली, साइंटिफिकली देखने की कोशिश कर रहा है, तो वो लोग जब रामायण के विषय में, और ये जो उदाहरण दिया कि तीर छूटते हैं, पुष्पक विमान है, या फिर भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं, जिसको कहेंगे फैंटास्टिक लीलाएं, तो लॉजिकली इसको कैसे समझा जाए? देखिए, एक तो है कि हम रामायण को, महाभारत को, ऐसे ग्रंथों को मानवीय स्तर पर समझें। इसलिए भगवान जब अवतरित होते हैं तो एक मनुज रूप इसलिए लेते हैं ताकि हम मानवीय स्तर पर समझ सकें कि हाँ, ये पॉसिबल है, ये हमारे जीवन में भी हो रहा है। जैसे कि भगवान श्री राम का राज्याभिषेक होना था और अचानक से उन्हें वनवास दे दिया जाता है। तो यहां पर देखिए कि किसी के जीवन में, इस भौतिक संसार में जो उतार चढ़ाव है, अचानक से सक्सेस और फिर फेलियर, जय पराजय, तो एक है मानवीय स्तर पर भगवान श्री राम की लीलाओं को देखना, और एक है दैवी स्तर पर। यदि भगवान दैवी स्तर पर लीला नहीं करते, डिवाइन लेवल के ऊपर लीला नहीं करते, तो फिर हम केवल भगवान श्री राम को हमारी तरह साधारण मान लेते थे। और यदि भगवान
केवल दैवी स्तर पर ही लीला करते रहते, कोई मानवीय स्तर पर कोई लीला ही नहीं की उन्होंने, तो फिर हम उनको रिलेट नहीं कर पाते। तो प्रासंगिकता, रेलेवेंस, ये दो स्तर पर। अब जैसे उदाहरण ये देते हैं कि भाई ये पुष्पक विमान और ये ऐसी ऐसी चीजें जो बताई गई है कि ऐसे अस्त्र शस्त्र जो कि एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड तक जा सकते हैं, किसी के 10 सर हैं, और कोई ऐसा पक्षी है जो कि हाथी को भी अपने पंजों में उठाकर उड़ सकता है, ये ऐसी सारी चीजें। मुझे भी ऐसे प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, इतने वर्ष हो गए रामायण के ऊपर, महाभारत के ऊपर प्रवचन देते देते। तो एक दफा मैंने उनसे पूछा कि देखो, आप लोग खास तौर पर जो युवा पीढ़ी है, आप लोग जब सिनेमा देखने जाते हो, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, हाँ, इनको देखने जाते हो, तो इन मूवीज के अंदर भी आप देखो कि ये स्पाइडरमैन, सुपरमैन के दो रूप दिखाते हैं ये लोग। एक मानवीय रूप दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन किसी ऑफिस में काम करता है ना, आधे दिन ऑफिस में काम करता है। सुपरमैन आधे दिन ऑफिस में काम करता है, और जैसे ही कहीं पर शहर में कोई उपद्रव कर रहे हैं, तुरंत वो अपना चोला डालता है, स्पाइडरमैन अपना चोला डालता है, वो सुपरमैन डालता है। और डिफरेंस क्या है कि उसमें वो सुपरमैन क्यों कहलाता है? क्योंकि पैंट के ऊपर चड्डी पहनता है, सुपरमैन हो गया। तो जैसे ही अब वो समय आता है कि जब वो ऑर्डिनरी मैन से सुपरमैन उसे बनना है, तो हम क्या कहेंगे कि मानवीय स्तर से अब वो एक दैवी स्तर पर चला गया, है कि नहीं? और सभी लोग जाकर मनोरंजन लेते हैं कि नहीं लेते हैं? वहां पर कोई लॉजिकल लगाता है अपना माइंड कि अरे भाई, इसके हाथ से मकड़ी का जाल निकल रहा है, ये कैसे इमारतों पे चिपक रहा है? हाँ, किसी ने लॉजिकल माइंड, किसी को मूवी को रोक कर, ये ऐसे थोड़ी पॉसिबल हो सकता है, ये क्या दिखा है, ये साइंटिफिकली थोड़ी पॉसिबल है, ये लॉजिकली थोड़ी पॉसिबल है। तो वहां पर ऐसे जो सिनेमा होते हैं, तो हाँ, स्पाइडरमैन, सुपरमैन, बैटमैन, हमारे पास है हनुमान। तो यदि स्पाइडरमैन, सुपरमैन वो उड़ सकते हैं, ये बैटमैन उड़ सकते हैं, तो हमारे हनुमान जी क्यों नहीं उड़ सकते? अब अंततः जब कोई ऐसा सिनेमा देखने जाता है तो फलेन परिचयेत, एंड रिजल्ट क्या है? मनोरंजन हुआ कि नहीं, है ना? चाहे उसमें जो कुछ अतरंगी चीजें दिखाई हो उस मूवी के अंदर, कि कभी आप किसी भी लॉजिक से, साइंस से उसको प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन मजा आया, है ना? देखने के बाद में मजा आया। तो आपके प्रश्न का उत्तर ये है कि रामायण में, महाभारत में ये सारी चीजें वर्णित हैं, दोनों हैं, मानवीय स्तर की चीजें और दैवी स्तर की चीजें जो वर्णित हैं, इन सब को पढ़ने सुनने के पश्चात फल क्या प्राप्त हो रहा है? फलेन परिचयेत। इफ by reading about Lord Ram
If I am becoming a cultured human being, Ramayana is logical for me. If by reading about Bharat, if I become a selfless brother, Ramayana is logical to me. If by reading about Lakshman, I can become a tireless servant of Lord Ram or of my superiors, then Ramayana is logical to me. If by reading about Hanumanji, I can finish a project successfully in the name of Lord Ram, then Ramayana is logical for me. इसको कहते हैं लॉजिक, कि यदि रामायण के ये सारे किरदार मुझे मेरे व्यक्तिगत जीवन में एक बहुत ही आदर्शवान व्यक्ति बना रहे हैं, एक प्रोडक्टिव व्यक्ति बना रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टिव व्यक्ति बना रहे हैं, जैसे कि कोई स्पाइडरमैन सुपरमैन देखने के पश्चात, हाँ भाई पैसा वसूल हुआ, पूरा एंटरटेनमेंट मिला, तो रामायण महाभारत का अध्ययन करने के पश्चात, उसको अपने जीवन में लाने के पश्चात, यदि मैं व्यक्तिगत रूप से, पारिवारिक रूप से, सामाजिक रूप से एक ऐसा इंसान बन रहा हूं जो कि काबिले तारीफ है, तो रामायण महाभारत और जो कुछ उसमें मेंशन है वो लॉजिकल है, ये मैं कहना चाहूंगा।